यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं सब लोग। होप सो आप सब लोग जो बहुत बढ़िया रहे होंगे और मैं भी बता दूं कि मैं भी बहुत बढ़िया हूं। गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोगों का 18 जून को जो है वो एंटीनेट का एग्जाम हुआ था जो कि कैंसिल हो गया था। तो 18 जून को जो अपना कॉमर्स का जो पेपर हुआ था तो उसको हम लोग जो अभी डिस्कस कर रहे थे। तो कॉमर्स के अंदर अपने 100 क्वेश्चन थे जिनमें से 10 क्वेश्चन तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हैं और बाकी 90 क्वेश्चन अपने आए हुए थे कंटेंट के। ओके, अब ये जो 90 क्वेश्चन थे उनको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसकी मैंने एक वीडियो जो बना के ऑलरेडी डाल दी है जिसके अंदर हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। उसके आगे के जो 50 क्वेश्चन है उन सबको हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो लगभग 50 क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया और रिमेनिंग के क्वेश्चन आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। उनके आंसर जो है वो क्या बनता है वो देखेंगे। और जैसे कि आपको मैंने बताया था कि अब हम लोग जो पेपर 1 भी साथ के साथ में जो स्टार्ट करेंगे। तो आज हो गया आपका मंडे और ट्यूसडे से बोले तो कल से हम लोग जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को एक साथ जो है वो लेकर चलेंगे और बढ़िया तरीके से दोनों की जो है प्रिपरेशन करेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे, एमसीक्यूज भी पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कल से बोले तो मंगलवार बाबे का दिन है, बोले तो हनुमान जी का दिन है और हनुमान जी हमारे इष्ट देवता है तो उनका नाम लेके कल से हम लोग जो अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे। और जो इस बार पेपर होने वाला है अगस्त में जो पेपर अपने स्टार्ट होने वाले हैं, मतलब जो री एग्जाम अपना जून वाला अटेम्प्ट था ना तो उसके पेपर अगस्त के अंदर होंगे। ओके, तो उनको जबरदस्त तरीके से हम लोग प्रिपेयर करेंगे और दिसंबर के लिए भी बैच हमारा स्टार्ट हो गया। तो अगर आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप हमारा ऑनलाइन बैच ले सकते हैं। ओके, उसका पूरा डिटेल जो है वो आपको मिल जाएगा, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप लोग जो है वो क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस आपको हमारी सारी की सारी जो वीडियोस है वो आपको हमारी मोबाइल ऐप है मोहित शर्मा क्लासेस के नेम से, वहां पे आपको सारी की सारी वीडियो लेक्चर मिलेंगे और जो स्टडी मेट है वो आपके होम एड्रेस पर हम लोग डिस्पैच करवा देंगे। बाकी सब डिटेल आपको नीचे मिल जाएगा। ओके, चलो अब हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। हमारे आज जो अपना पेपर नंबर 2 कॉमर्स था जो 18 जून को अपना पेपर हुआ था। ओके, तो उसके अंदर जो क्वेश्चन आए थे उनको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। 50 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। बोलते विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द मेथड, इनमें से कौन से मेथड है किसके कैलकुलेशन ऑफ द परचेज कंसीडरेशन। देखो, जब कभी भी हम लोग जो क्या कहते हैं अमलगमेशन करते हैं। ओके, दो कंपनी का अमलगमेशन होता है, ठीक है, या एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को जो क्या कर रही है एक्वायर कर रही है, टेक ओवर कर रही है। तो उस टाइम पे जो परचेजिंग कंपनी है ना वो परचेजर कंपनी को, मतलब जो यहां पे ट्रांसफरी कंपनी है वो ट्रांसफरर कंपनी को जो है कुछ पेमेंट करेगी। बेसिकली ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर को जो है वो कुछ पेमेंट करेगी। अब वो जो पेमेंट की जाती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पीसी, बोले तो परचेज कंसिडरेशन। अब परचेज कंसिडरेशन को कैसे कंप्यूट करते हैं तो उसको कंप्यूट करने के कई सारे मेथड हमारे पास में अवेलेबल है। तो यहां पे आपको टोटल 5 तरह के मेथड बता रखे थे, आपको बता रहा था इनमें से कौन सा पीसी निकालने का मेथड है। सबसे पहले है जी आपका लमसम पेमेंट मेथड, हाँ जी ये बिल्कुल मेथड होता है। दूसरा नेट एसेट मेथड, ये भी मेथड होता है। टोटल पेमेंट मेथड, जो टोटल पेमेंट की जाती है शेयर होल्डर को, ये भी मेथड होता है। नेट रियलाइजेशन मेथड, ये कोई मेथड नहीं है। स्वैप रेट मेथड, जिसको शेयर एक्सचेंज मेथड बोला जाता है, तो ये भी अपना मेथड होता है। तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या, ए बी सी एंड ई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी अंडर सेक्शन 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। तो यहां पे जो है वो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 3 की कुछ बात की गई है। सबसे पहले बोलता है 7 और मोर पर्सन वेयर द कंपनी फॉर्म इज टू बी पब्लिक कंपनी। अगर आप पब्लिक कंपनी बना रहे हैं तो उसके लिए कम से कम 7 शेयर होल्डर का होना जरूरी है, 7 मेंबर का होना जरूरी है, 7 या 7 से ज्यादा मेंबर का होना जरूरी है, ये बात एकदम करेक्ट है। 2 और मोर पर्सन वेयर द कंपनी इज टू बी फॉर्म फॉर द प्राइवेट कंपनी। अगर एक कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो उसके लिए कम से कम 2 या 2 से ज्यादा मेंबर का होना जरूरी है, यस। 1 पर्सन कंपनी के लिए 1 पर्सन का होना जो है वो जरूरी है, यस। 5 और मोर पर्सन विद द कंपनी फॉर्म टू बी पब्लिक कंपनी, ऐसा है क्या, नहीं। पब्लिक कंपनी के लिए जो है वो लिमिट क्या है आपकी 7, कम से कम 7 लोग जो है वो सब्सक्राइबर होने चाहिए। तो ये बात जो है वो गलत है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, ए बी एंड सी ओनली। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है बोलता है अरेंज द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ स्टेप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखो, जब कभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम लोग करते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए हम लोग सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो क्या होता है, जो भी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन है उन सबको हम लोग जो है सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द, आइडेंटिफाई करेंगे और मेजर करेंगे फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस को। उसके बाद हम लोग जो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन है उसको जो है वो रिकॉर्ड करेंगे, किसमें, जर्नल में। रिकॉर्डिंग करने के बाद अब हम लोग जो है क्लासिफिकेशन करेंगे कहां पे, लेजर में। उसके बाद में हम लोग उसकी समराइजेशन करेंगे जिसके अंदर बेसिकली हम लोग जो है वो ट्रायल बैलेंस एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे और बाद में इसको जो हम लोग क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, ठीक है। तो ये आपको जो है ये स्टेप होते हैं बेसिकली। ओके, तो इसको अकाउंटिंग साइकिल भी हम लोग जो जनरली बोल देते हैं। ओके, तो इसको आपको अरेंज कराता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सबसे पहले नंबर पे जो क्या होगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा और मेजर किया जाएगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। दूसरे नंबर पे हम लोग जो क्या करेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे जर्नल में। तीसरे नंबर पे हमारा जो काम रहेगा वो क्या रहेगा, क्लासिफिकेशन का। चौथे नंबर पे उसकी समरी बनाएंगे और आखिरी के अंदर हम लोग जो है वो क्या करेंगे, जो भी हमने समरी बनाई है उन रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करने का काम करते हैं। तो ये हो गया 5वें नंबर पे। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अरेंज द फेजेस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड कंट्रोल फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड। बेसिकली यहां पे जो है वो बात की जा रही है किसके बारे में, यहां पे बात की जा रही है कैपिटल बजटिंग के बारे में। किसके बारे में, कैपिटल बजटिंग के बारे में। तो बोलता है आपको अरेंज करना है फेजेस, बेसिकली आपको जो है अलग अलग फेजेस, अलग अलग टाइम पे जो डिसीजन लिया जाता है, बेसिकली आपको जो है वो स्टेप को अरेंज करना है। किसमें, कौन सा स्टेप, कैपिटल एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड कंट्रोल फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। अब सबसे पहले यहां पे जो है वो क्या होता है, देखो जब कभी हम बेसिकली कैपिटल बजटिंग करते हैं तो वहां पे सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो क्या होता है, आइडेंटिफाई करना इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को। देखो पैसा लगाने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो उसके लिए जो हम डिसीजन मेकिंग करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए जब आपने पैसा इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए जो डिसीजन मेकिंग की जाती है दैट इज नोन एज कैपिटल बजटिंग। ओके, और शॉर्ट पीरियड के लिए अगर आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है किसमें, करंट एसेट्स में, तो उसके लिए जो डिसीजन मेकिंग की जाती है उसको जनरली बोलते हैं हम लोग क्या, वर्किंग कैपिटल डिसीजन। ओके, यहां पे बात हो रही है किसके बारे में, लॉन्ग टर्म के बारे में, बोले तो कैपिटल बजटिंग के बारे में। तो कैपिटल बजटिंग टेक्निक के लिए हम लोग जो क्या करते हैं, हम लोग यहां पे ये देखते हैं आपके पास अगर कोई पैसा है, आपने उसको डिफरेंट मशीनरी के अंदर अगर लगाना है या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में अगर आपने उस पैसे को लगाना है, तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या होता है, वेरियस जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है उनको क्या करना, सबसे पहले नंबर पे आइडेंटिफाई। आपने डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफिकेशन के बाद अगला जो काम होता है वो क्या होता है, हर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का, ध्यान देना, हर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बेनिफिट एंड कॉस्ट, उसको आप लोग जो क्या करते हो, फोरकास्टिंग करते हो। बेसिकली हर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो, मतलब फ्यूचर में होने वाले जो कैश इनफ्लो आउटफ्लो है उनको हम लोग जो क्या करते हैं, यहां पे असेस करते हैं, कर लिया। इसके बाद में फिर हम लोग जो क्या करेंगे, इन कैश इनफ्लो और आउटफ्लो के बेस पर हम लोग जो इवेल्यूएट करेंगे नेट बेनिफिट्स को, कर लिया जी भाई, मतलब एनपीवी या किस चीज बेस पे हम कर लेंगे। फिर उसके बाद में जो है जो बेस्ट आएगा उसको हम लोग जो क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। डिफरेंट जो आपके पास में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी थी उनका आपने बेनिफिट एंड कॉस्ट एनालिसिस कर लिया। देन उसके बाद में आपने नेट बेनिफिट को क्या कर लिया, इवेल्यूएट कर लिया, और जो बेस्ट आपका आउटकम निकल गया उसको आपने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। अब उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए आपको पहले टॉप जो मैनेजमेंट है उससे क्या लेनी पड़ती है, ऑथराइजेशन। चौथे नंबर पे क्या करते हैं, ऑथराइजेशन लेंगे फॉर प्रोग्रेसिंग एंड स्पेंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, और फिर उन्होंने आपको अलाउ कर दिया, और फिर आखिरी में आप लोग जो पैसा इन्वेस्ट करोगे, और फिर हर साल के लास्ट में आप लोग जो वो क्या करते हो, कंट्रोल एनालिसिस करते हो। कंट्रोल के अंदर बेसिकली हम लोग जो है अपने स्टैंडर्ड के साथ में, हम पहले स्टैंडर्ड सेट करते हैं और उनके साथ में एक्चुअल जो रिजल्ट है उसको जो वो कंपेयर करने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं कंट्रोल ऑफ कैपिटल प्रोजेक्ट। ये 5वें नंबर पे आएगा। ओके, तो यहां पे जो अपने को क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर जो है वो क्या है, सबसे पहले नंबर पे हमको जो है वो क्या करना है, सबसे पहले नंबर पे आइडेंटिफाई करेंगे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को, कर लिया। दूसरे नंबर पे हम लोग जो वो डेवलप करेंगे फोरकास्टिंग ऑफ द बेनिफिट एंड कॉस्ट, कर लिया। फिर हम इवेल्यूएट करेंगे नेट बेनिफिट, मतलब ये जो बेनिफिट एंड कॉस्ट एनालिसिस किया इसके बेस पर नेट बेनिफिट को अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इवेल्यूएट करेंगे। इवेल्यूएशन के बाद में अगला जो काम रहेगा वो क्या, ऑथराइजेशन फॉर प्रोग्रेसिंग एंड स्पेंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, और आखिरी में हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल ऑफ द कैपिटल प्रोजेक्ट। तो आंसर बनेगा सेकंड। आगे बढ़े, इन विच ईयर गेट वॉज सेटअप। गेट जो कब सेटअप हुआ, देखो गेट का जो सक्सेसर जो है वो क्या था, गेट का सक्सेसर बना अपना क्या, WTO 1995 में, और गेट कब बना, 1947 में। तो 1947 के अंदर 23 कंट्री ने मिलकर के जो है वो क्या किया था, गेट के ऊपर जो है वो क्या किया, बेसिकली एग्रीमेंट किया था। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो ये कब है, अक्टूबर 1947 को। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following are the quantitative credit control method? देखो अपने अगर हम बात करते हैं मॉनेटरी अथॉरिटी, ठीक है, अपने इंडिया का जो मॉनेटरी अथॉरिटी है वो है कौन सा, आरबीआई। आरबीआई के अंडर एक कमेटी काम करती है जिसको बोलते हैं एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी को इशू करती है, बोले तो हर 2 मंथ्स में, हर 2-2 महीने के अंदर जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो क्या की जाती है, जारी की जाती है। ओके, तो हर 2-2 महीने में जो मॉनेटरी पॉलिसी जारी की जाएगी, अब उस मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, ध्यान देना, उस मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आरबीआई जो है वो क्या करता है मालूम, इस मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आरबीआई जो है वो देश के अंदर क्रेडिट कंट्रोल, ध्यान देना, देश में क्रेडिट कंट्रोल करने का काम करता है। अब देश के अंदर जो आप क्रेडिट कंट्रोल करोगे, क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए आपके पास में कुछ टूल्स अवेलेबल होते हैं, आपके मतलब आरबीआई के पास में। वो टूल जनरली 2 तरह के होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव, एक है क्वांटिटेटिव। अब आपको क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वांटिटेटिव, इनमें से कौन से क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स हैं वो अपने को बताने। तो सबसे पहले बैंक रेट पॉलिसी, ये क्वांटिटेटिव है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसके अंदर आरबीआई जो है वो क्या करता है, ओपन मार्केट में जाके फॉरेन करेंसी का सेल परचेस करता है, ये भी आपका जो है वो क्या है, क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर है। राशनिंग ऑफ क्रेडिट, बोल तो क्रेडिट राशनिंग, ये अपना क्वालिटेटिव है। मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये भी क्वालिटेटिव है। वेरिएबल रिजर्व रेशियो, जो रिजर्व रेशियो होती है बेसिकली CRR,
हर कमर्शियल बैंक को, हर मतलब कमर्शियल बैंक को अपनी एनडीटीएल का एक पोर्शन आरबीआई के पास में जमा करवाना पड़ता है, उसको बोलते हैं सीआरआर। और हर कमर्शियल बैंक को अपने एनडीटीएल का एक पोर्शन अपने खुद के पास में लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है, उसको बोलते हैं एसएलआर। ठीक है ना, तो ये सीआरआर और एसएलआर इसको बोलते हैं वेरिएबल रिजर्व रेशियो। तो ये वेरिएबल रिजर्व रेशियो ये भी क्या है जी, दिस ऑल आर नोन एज द क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए, बी एंड ई। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे कुछ डिडक्शन दे रखी है उनके और वो डिडक्शन किससे रिलेटेड है वो एस्पेक्ट दे रखे हैं, आपको मैचिंग करना है। सबसे पहला 80DB, 80DB है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। 80E है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ, ई बोले तो एजुकेशन लोन। तो अगर आपने जो है वो क्या लिया, हायर एजुकेशन के लिए कोई लोन लिया था, उसके ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट आप पे किया है आपने, ओके, तो उसकी डिडक्शन मिलेगी 80E में। जी बोले तो बोलो, जी का मतलब क्या, घर बोले तो अगर प्रीवियस ईयर में आपने कोई घर किराए पे लिया था, उसके ऊपर आपने कोई रेंट का पेमेंट किया, तो उसकी रिडक्शन मिलेगी 80G में, डबल जी में। तो रिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड। और डबल जी बी जो है वो क्या, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है, अगर कोई भी कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को कोई डोनेशन देती है, उसको रिडक्शन मिलेगी 80GB में। तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा, थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आर शोन एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोलेंगे इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट बाय द फाइनेंस कंपनी। ओके, सबसे पहला कैश प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर आप अपने फिक्स्ड एसेट को सेल करोगे, उसको सेल करने पर कोई पैसा मिलेगा, वो किसका पार्ट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। ठीक है जी। दूसरा रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन, अगर आपने कोई लोन लिया हुआ था और उसका पेमेंट किया, तो वो किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। फिर डिबेंचर को अगर आपने जो वो क्या किया, परचेज किया, ठीक है, मतलब किसी कंपनी ने डिबेंचर इशू किया, आपने उसको परचेज कर लिया, ये किसका पार्ट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। लोन अगर आपने एडवांस किया, किसी को लोन दिया, तो वो भी किसका पार्ट है, आपका फाइनेंसिंग। लोन अगर आपने जो है वो एडवांस किया, तो वो क्या है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फाइनेंशियल कंपनी है ना, तो लोन अगर आपने दिया वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एंड परचेज ऑफ पेटेंट, अगर आपने पेटेंट परचेज कर लिए, बोलो तो कोई एसेट परचेज कर लिया, वो पार्ट है किसका, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए, सी एंड ई। चलो आगे बढ़ते हैं। मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। सबसे पहले एग्रीकल्चर इनकम, और यहां पे आपको सेक्शन बता रखे हैं जो आपके एग्जेम्पशन के, सेक्शन 10 जो है ना, वो डील करते हैं किसको, एग्जेम्पशन। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इनकम जो है इसका सेक्शन 10 सब क्लोज 1। अमाउंट रिसीव ऑन द वॉलंटरी रिटायरमेंट, इसका सेक्शन है सेक्शन 10 डबल सी। एचआरए का सेक्शन जो है वो है 10(13)A और प्रोविडेंट फंड का सेक्शन 10(11). तो आंसर जो बनेगा वो फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड दे रखे रिस्क एनालिसिस के, और यहाँ पे उसको मीनिंग बता रखा है, आपको जो है मैचिंग करना है। हम लोगों ने जब कैपिटल बजटिंग किया, तो कैपिटल बजटिंग के लास्ट में हम लोगों ने जो है वो रिस्क असेसमेंट की कुछ टेक्निक पढ़ी थी। ओके, उसके अंदर ये सब हमने पढ़ा था। सबसे पहले नंबर पे सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी एनालिसिस के अंदर हम लोग जो वो क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कैपिटल प्रोजेक्ट्स को, ठीक है ना, फॉर ए गिवन चेंज वन वेरिएबल एट ए टाइम। तो यहां पे हम क्या करते हैं, हर एक वेरिएबल को, बाकी वेरिएबल को क्वेश्चन मान के एक वेरिएबल में चेंज करेंगे, उसका इंपैक्ट देखेंगे एनपीवी के ऊपर क्या पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये है जी आपका सेंसिटिविटी। सिनेरियो के अंदर हम लोग जो वो क्या करते हैं, यहां पे एनालाइज करते हैं प्रोजेक्ट एनपीवी को फॉर ए गिवन चेंज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ अ वेरिएबल। सिमुलेशन के अंदर बेसिकली ये क्या है, ये एक कंप्यूटर, यहां पे हम क्या करते हैं, अलग अलग सिनेरियो जो है वो जनरेट होंगे कंप्यूटर के बेस पर जो है। तो यहां पे क्या होगा, कंप्यूटर जनरेट करेगा वेरी लार्ज नंबर ऑफ सिनेरियो अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरिएबल। और डिसीजन ट्री के अंदर बेसिकली जो है वो क्या बताएगा, डिफरेंट पॉसिबिलिटी जो है वो शो की जाएंगी, ठीक है ना। तो इट प्रोवाइड ए वे टू प्रेजेंट द डिफरेंट पॉसिबिलिटी सो एज दैट वी कैन श्योर दैट द डिसीजन वी मेड टुडे। तो आंसर इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा जी आपका 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। ठीक है जी। गैट कब बना 1947 में, डब्ल्यूटीओ कब बना 1995 में। अंकटाड जो है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये बेसिकली छोटे जो देश है एलडीसी जो है ना, तो उनके लिए बेसिकली एक नेगोशिएटिंग बॉडी के तौर पे जो है, मतलब एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जहां पे जो एलडीसीज हैं या लो इनकम कंट्रीज हैं, वो अपने ट्रेड रिलेटेड मैटर को जो है या डिस्प्यूट्स को सेटलमेंट करवाने का काम करती है, ठीक है ना। तो अंकटाड कब बना 1964 में। और जो असाइड है ये 2002 के अंदर बना। ये बेसिकली क्या है, ये हेल्प करता है अलग अलग स्टेट्स को डेवलप करने में इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू द एक्सपोर्ट्स। ओके, तो इसको अगर हम देखें तो सबसे पहले नंबर पे जो आ गया वो क्या है आपका गैट का बना 1947 में। दूसरे नंबर पे अंकटाड 1964 में, फिर है डब्ल्यूटीओ 1995 में, और फिर असाइड 2002 में। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, सेकंड।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे आपको डिफरेंट तरह के लीज दे रखी है और उसका एक्सप्रेशन दे रखा है, आपको मैचिंग करना है। सबसे पहला फाइनेंस लीज कौन सी, देखो दो तरह की जनरली हम लीज पढ़ते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग, एक है फाइनेंस। ऑपरेटिंग लीज में तो जो लेसर होता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए जो है अपनी एसेट को किराए पे देगा लेसी को। लेकिन अगर बात करेंगे किसका, फाइनेंस लीज में, तो फाइनेंस लीज के अंदर लेसर जो है वो लंबे समय के लिए, बोले तो इकोनॉमिक लाइफ टाइम के लिए ही जो है अपनी एसेट को लीज पे दे देगा, किसको, लेसर को। तो सबसे पहले फाइनेंस लीज जो है वो क्या, यहां पे लेसर ट्रांसफर करेगा सब्सटेंशियली ऑल द रिस्क, जनरली जितना भी रिस्क है एंड रिवॉर्ड है वो पूरा का पूरा ट्रांसफर कर देगा, इंसिडेंटल टू द ओनरशिप ऑफ द एसेट टू द लेसर, ठीक है। ऑपरेटिंग लीज के अंदर जो है वो क्या होगा, लेसर डज नॉट ट्रांसफर ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंटल टू द ओनरशिप ऑफ द एसेट। सेल एंड लीज बैक के अंदर बेसिकली क्या होता है, यहां पे लेसी सेल करता है एसेट्स को फॉर कैश टू द प्रोस्पेक्टिव लेसर। यहां पे लेसी जो है वो क्या करेगा, पहले अपनी एसेट बेचेगा किसको, लेसर को, फिर उससे जो है वो किस पे ले लेगा, वापस लीज पे ले लेगा। और डायरेक्ट लीज के अंदर क्या होगा, ये द लीज अंडर विच ए लेसर ओन और एक्वायर द एसेट दैट आर लीज टू द गिवन लेसी, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डायरेक्ट लीज। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे कुछ प्राइसिंग दे रखी है और उसका मीनिंग है आपको जो है मैचिंग करना। सबसे पहला मार्कअप प्राइसिंग। मार्कअप प्राइसिंग के अंदर हम लोग जो क्या करेंगे, कॉस्ट के अंदर एक प्रॉफिट के एलिमेंट को ऐड करते हैं, तो एडिंग स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट एंड प्रॉफिट। टारगेट रिटर्न के अंदर बेसिकली हम लोग जो क्या करते हैं, एक टारगेट जो सेट करते हैं, तो स्टार्टिंग विद द रेट ऑफ रिटर्न ऑब्जेक्टिव एंड देन सेटिंग प्राइस दैट विल यील्ड डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। इकोनॉमिक वैल्यू टू द कस्टमर प्राइसिंग, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे होस्ट ऑफ इनपुट लाइक बायर इमेज ऑफ द प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, वारंटी, क्वालिटी, कस्टमर सपोर्ट एंड अदर सॉफ्टवेयर एट्रीब्यूट। ऑक्शन के अंदर बेसिकली फर्म, ऑक्शन जो प्राइसिंग होती है इसमें फर्म क्या करती है, फर्म के पास कुछ एक्स्ट्रा इन्वेंट्री है, उसको अगर डिस्पोज करना है तो फर्म उसकी बोली लगवाती है, ठीक है। तो फर्म डिस्पोज करेगी, डिस्पोज ऑफ एक्सेस इन्वेंट्री और यूज्ड गुड्स। तो आंसर इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा जी, आपका थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कमेटी जो सेटअप किया गया 1993 के अंदर अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आर एन मल्होत्रा। आर एन मल्होत्रा जब भी आता, मैंने आपको शुरू में बताया था जब हमने इसको पढ़ रहे थे ना, बैंकिंग का रिवीजन भी करते, तो आपको मैंने बताया था वहां पे कि इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर अगर कभी भी बात है, सबसे मेन जो कमेटी है वो है कौन सा, इंश्योरेंस इंडस्ट्री का आर एन मल्होत्रा कमेटी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, दोबारा रिपीट हुआ ये। When both the AR and MR, ध्यान देना, जब AR कर्व और MR कर्व दोनों जो है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन शेप होती है। जब AR और MR स्ट्रेट लाइन होते हैं, ठीक है, तो MR कर्व विल कट द डिस्टेंस बिटवीन AR कर्व एंड Y एक्सिस इन द, तो MR कर्व जो है वो कहां पे AR कर्व को जो है वो कट करता है, तो वो कट करता है मिडिल में। जब दोनों स्ट्रेट लाइन होते हैं तो मिडिल में कट करेगा यहां पे, ठीक है ना। इस तरीके से हम लेते हैं। MR देखो ये MR है, MR आपका पॉजिटिव भी, जीरो भी, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन AR जनरली आपका हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये कहां काटेगा, मिडिल में, और मिडिल पे आपका जो ED है, इलास्टिसिटी डिमांड, वो क्या होती है, जनरली 1 होती है, यूनिटरी, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, मिडिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अगर दो रिग्रेशन कोफिशिएंट है BXY, ठीक है, एंड BYX, विच ऑन द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन। देखो दोनों के दोनों जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है उनके साइन क्या है, माइनस है। तो पहली बात तो क्या हो गया, अगर दो रिग्रेशन कोफिशिएंट का अगर साइन माइनस है तो कोरिलेशन जो कोफिशिएंट निकालोगे उसका भी साइन क्या होगा, माइनस। तीनों का साइन क्या होता है, सेम होता है, तो वो भी क्या आएगा, माइनस। तो आंसर तो आएगा माइनस में, ठीक है। अब हमको मालूम है कि R का फॉर्मूला क्या, अंडर BYX इंटू BXY। तो आपने इसको कंप्यूट करोगे तो आंसर आएगा आपका ये। अब यहां पे मैंने कुछ एक खास बात लिखी है, क्या, साइन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज नेगेटिव, सो साइन ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज आल्सो नेगेटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुगम जो है इज ऑल्सो नोन एज, जब कभी भी हम लोग इनकम टैक्स से रिटर्न फाइल करते हैं ना, तो वहां पे जो है हम लोग को क्या करना पड़ता है, ITR। देखो सबसे पहले तो हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है ना, फिर वहां पे हम जो है वो जो नेसेसरी फॉर्म बनता है उसको हम क्या करें, सिलेक्ट करेंगे। तो सुगम जो है ये किसके लिए, जिन लोगों ने सेक्शन 44 ऑप्ट किया, बोले तो जो प्रिजम्पटिव, ध्यान देना, जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम है ना, तो अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ने आपने ऑप्ट कर रखी है, सेक्शन 44 के अंडर अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो आप लोग जो वो यहाँ पे जो फॉर्म होगा आपका वो क्या होगा, ITR 4, और ITR 4 को बोलते हैं हम लोग क्या, सुगम। चलो आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप प्रोसीजर ऑफ द ई फाइलिंग ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न इन द प्रॉपर सीक्वेंस। तो जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो आप कैसे करोगे, प्रॉपर सीक्वेंस क्या, सबसे पहले नंबर पे आप क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन, अपना रजिस्ट्रेशन करोगे। उस दूसरे नंबर पे आप क्या करोगे, लॉगिन करोगे। तीसरे नंबर पे डाउनलोड करोगे यूटिलिटी एंड द प्रिपेयरिंग द रिटर्न। चौथे नंबर पे ई फाइलिंग करोगे, और पांचवें नंबर पे आप क्या करवाओगे, वेरिफिकेशन। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, BADEC। आगे बढ़ते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ द CGST एक्ट 2017 द प्रोविजन ऑफ द ITC, जो प्रोविजन थे इनपुट टैक्स क्रेडिट के, वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो उसका सेक्शन जो है सेक्शन नंबर 21, सेक्शन नंबर 16 से लेके 21 तक। सिंपल सा था। आगे ये बोलता है अगर एक पार्टनरशिप आपने बनाई, अगर आपने एक पार्टनरशिप फॉर्म को जो है बना लिया, इट इज फॉर्म टू कैरी ऑन द बिजनेस विदाउट स्पेसिफाई एनी पीरियड ऑफ टाइम।
जब आपने पार्टनरशिप आपने करी, मान लो 3 लोगों ने ABC, तीनों ने मिलकर के अपनी पार्टनरशिप बनाई, तीनों ने मिलकर के काम करना शुरू किया। लेकिन जब ये पार्टनरशिप इन्होंने स्टार्ट किया ना, उस टाइम पे इन्होंने डिसाइड ही नहीं किया कि हम ये पार्टनरशिप कितने दिनों के लिए है। ओके, तो बोलता है डज नॉट विदाउट स्पेसिफाइंग एनी पीरियड ऑफ टाइम एंड कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज अ पार्टनर आर विलिंग टू कैरी, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पार्टनरशिप एट विल। हमारी इच्छा के ऊपर पार्टनरशिप हमने जो क्या कर ली, स्टार्ट कर ली। अच्छा, 1 मिनट रुकिएगा। अब आगे की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको नहीं दिखूंगा, इसका मतलब ये है कि मतलब मेरी वॉइस आपको जो है वो आएगी और पूरा स्क्रीन के ऊपर जो है वो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन मैं नहीं दिखूंगा। थोड़ा अपना जो वीडियो है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई है। ओके, तो वैसे मुझे देखना जरूरी भी नहीं है आपके लिए, ठीक है ना। तो मेन आपके लिए जो जरूरी है वो है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आप आराम से देखिए। ओके, और इनका सोल्यूशन मैंने आगे पूरा का पूरा करवा रखा है, वो आप देखिएगा। बस मैं नहीं दिखूंगा, लेकिन पूरा स्क्रीन के ऊपर अब आपको क्वेश्चन मिलेगा और मेरी वॉइस आएगी। ओके, चलो कंटिन्यू कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। यहां पे कुछ आपको इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, ठीक है, इनको मैचिंग करना है। इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, डिमांड शेड्यूल, ऑक्शन प्राइसिंग। तो इनकम इफेक्ट जो है वो क्या, इसमें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं होस्ट ऑफ इनपुट सच एज द बायर इमेज ऑफ द प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, वारंटी, क्वालिटी, कस्टमर सपोर्ट एंड अदर सॉफ्टवेयर एट्रीब्यूट, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन के अंदर हम यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ ए चेंज इन द प्राइस ऑफ द ऑन डिमांड एंड इंडिविजुअल अराइजेस फ्रॉम द कंज्यूमर स्विचिंग। जब कंज्यूमर जो वो क्या करता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स को जो है वो उस पर स्विच हो जाए, तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। डिमांड शेड्यूल क्या होता है, एक टेबल है जो शो करेगी डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ द गुड्स दैट ए पर्सन इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। और ऑक्शन प्राइसिंग क्या होती है, ये भी एक टेबल होती है जो शो करते हैं डिफरेंट टोटल क्वांटिटीज ऑफ ए गुड दैट कंज्यूमर आर विलिंग। यहां पे क्या, डिफरेंट टोटल क्वांटिटी एक गुड्स की जो कंज्यूमर विलिंग एंड एबल टू बाय एट द वेरियस प्राइस ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसको बोलता है ऑक्शन प्राइसिंग। तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा जी, आपका सेकंड। आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपको जो है प्रोविजन दे रखे हैं अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और उसके रेलिवेंट सेक्शन में मैचिंग करना था। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है इसको डील करते हैं सेक्शन 31, बेलमेंट को जो है डील करते हैं सेक्शन 148, फ्रॉड को जो है वो डील करता है सेक्शन नंबर 17 और कोर्शन को जो है वो डील करता है सेक्शन नंबर 15। तो आंसर जो बनेगा फर्स्ट। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज गिवन द नेट इनकम अप्रोच, जो एनआई अप्रोच है वो किसने दिया सर, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर एनआई और एनओआई दोनों के दोनों अप्रोच जो है वो दिया था किसने, डेविड ड्यूरांड ने। तो आंसर फर्स्ट। आगे, विच वन द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। जब कभी वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करते हैं ना, तो वहां पे हम लोग जो है हमारे पास में 3 तरह की अप्रोच होती है। एक होती है जी अपना कंजर्वेटिव, एक होती है जी अपना अग्रेसिव, और एक होती है अपना कौन सा, मैचिंग। कंजर्वेटिव में हम लोग जो क्या करते हैं, परमानेंट वर्किंग कैपिटल प्लस टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल, इन दोनों का पैसा जो है वो इकट्ठा करेंगे कहां से, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से। अग्रेसिव के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, परमानेंट वर्किंग कैपिटल और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल दोनों का पैसा जो है वो इकट्ठा करेंगे कहां से, शॉर्ट टर्म सोर्सेज से, ठीक है। और जो मैचिंग है इसमें हम जो है वो क्या करते हैं, परमानेंट वर्किंग कैपिटल का पैसा जो है वो तो लेंगे लॉन्ग टर्म सोर्स से, एंड टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल का पैसा जो है वो लेंगे कहां से, शॉर्ट टर्म सोर्स से, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग जो है वो करते हैं। ओके, अब यहां पे कुछ बात बता रहे हैं। सबसे पहला बोलता है इनमें से कौन सी बात सही है। पहला, लिक्विडिटी हाइयर होती है अग्रेसिव अप्रोच में। अग्रेसिव में लिक्विडिटी हाइयर है सर, अग्रेसिव के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लेते हैं तो वहां पे लिक्विडिटी का क्रंच रहता है हमेशा, तो ये बात तो आपकी गलत है। बोलता है प्रॉफिटेबिलिटी हाइयर है कंजर्वेटिव में। कंजर्वेटिव में आप सारा का सारा पैसा लोगे कहां से, लॉन्ग टर्म से, ठीक है। तो आपको लंबे समय तक ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा, तो इसलिए जब लंबे समय तक ब्याज का भुगतान करना है तो प्रॉफिटेबिलिटी आपकी कम होगी, बल्कि, तो ये भी आपकी गलत है। लिक्विडिटी कम है मैचिंग में, मैचिंग के अंदर लिक्विडिटी लोअर होती है, लिक्विडिटी आपकी सही रहती है क्योंकि परमानेंट का पैसा लॉन्ग टर्म से लिया, टेम्परेरी का शॉर्ट टर्म से, तो लिक्विडिटी जो लोअर नहीं होती। एंड प्रॉफिटेबिलिटी हाइयर होती है अग्रेसिव में, ये बात एकदम सही है क्योंकि अग्रेसिव अप्रोच के अंदर आप परमानेंट वर्किंग कैपिटल एंड टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल दोनों का पैसा कहां से इकट्ठा करते हो, दोनों का पैसा आप लेते हो कहां से, शॉर्ट टर्म सोर्स से। और शॉर्ट टर्म सोर्स पे आपको जो है वो कम समय के लिए ब्याज का भुगतान करना है, और जितना कम समय के लिए ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा उतना ही इंटरेस्ट की जो एक्सपेंस है वो कम होगा, और इंटरेस्ट का अगर खर्चा कम तो फिर क्या होगा बताओ सर, अगर खर्चा कम होगा तो बट नेचुरल है कि हमारी इनकम जो है वो क्या बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये बात एकदम क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं। Who held that both demand and supply were equally important in determine the price of the product? तो बोलता है इनमें से किसने बोला, एल्फ्रेड मार्शल ने बोला था कि जब कभी भी आपको जो है वो प्राइस निकालना है किसी प्रोडक्ट का तो आपको डिमांड और सप्लाई दोनों जो है वो क्या, दोनों चाहिए आपको, ठीक है ना। तो डिमांड कर भी होना चाहिए, सप्लाई कर भी, जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा ये आपका जो है वो क्या होगा, प्राइस निकल के आएगा। ओके, तो किसने बोला, एल्फ्रेड मार्शल ने। आगे बढ़ते हैं। विच इज नॉट ए की एलिमेंट ऑफ द कंज्यूमर साइकोलॉजी एंड प्राइसिंग। जब भी कंज्यूमर साइकोलॉजी प्राइसिंग की बात करते हैं तो कौन सा की एलिमेंट नहीं है, रेफरेंस प्राइस की एलिमेंट है। कंज्यूमर जब कभी भी किसी सामान को परचेज करता है ना तो रेफरेंस प्राइस भी चेक करेगा, इमेज प्राइसिंग भी देखेगा, प्राइस क्यूज देखता है, लेकिन प्राइस इंडिफरेंस बैंड इसको वो कंसीडर नहीं करता, ये ऐसा कुछ भी होता भी नहीं है।
आगे बढ़े, अरेंज द मार्केटिंग लॉजिस्टिक डिसीजन इन प्रॉपर सीक्वेंस बिगिनिंग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। अब देखो मार्केट लॉजिस्टिक की जब बात करते हैं सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ऑर्डर प्रोसेसिंग होगा, ऑर्डर प्रोसेसिंग के बाद में हमारे पास इन्वेंट्री आ जाएगा, फिर उसके बाद में हम उसको जो है वो क्या स्टोर करके रखेंगे, उसके लिए हम वेयर हाउसिंग डिसीजन लेते हैं, और आखिरी के अंदर हम लोग जो है क्या ट्रांसपोर्टेशन डिसीजन लिया जाता है। तो आंसर जो बनेगा ए बी सी एंड डी, करेक्ट सीक्वेंस आपका ये रहेगा। आगे, फ्रॉम द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है स्टैंडर्ड डेविएशन का, ये तो फॉर्मूला था बेसिकली, ठीक है, तो इसका आंसर है ए सी डी। ओके, आगे आपका मैचिंग थ्योरम था और ये फॉर्मूला यहां पे देखिए एडिटिव थ्योरम और मल्टीप्लिकेशन, और ये कॉन्डिनल नहीं है यार, ये कंडीशनल था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। तो इसका जो आंसर है फॉर्मूला ये है आपका थर्ड, ठीक है। आ गया ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट फ्री कंसेंट व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय। तो बोलता है देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हम ये बोलते हैं कि जब कभी भी हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना तो अपने को दूसरी पार्टी से कंसेंट जो मिलेगी वो कंसेंट कैसी होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। फ्री किस किस से, कंसेंट कभी दबाव में ना हो, और कंसेंट फ्री होनी चाहिए। फ्री किससे, फ्री फ्रॉम कोर्जन, बिना दबाव के, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से भी फ्री होनी चाहिए, फ्रॉड से फ्री होनी चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन से फ्री होनी चाहिए, बेलमेंट से फ्री होनी चाहिए, बेलमेंट का कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर जो बनेगा ए बी सी एंड डी। आगे बढ़े, नेम ऑफ थ्योरी देखिए, प्रोपाउंडर देखिए, आपको मैचिंग करना है। थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज ये किसने दिया, ये दिया डेविड रिकार्डो ने। थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो दिया किसने, आपका माइकल पोर्टर ने। परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी जो है वो दिया गोस्टफ कैसल ने। एंड थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज जो है वो दिया किसने, आपके एडम स्मिथ ने। तो आंसर बनेगा सेकंड। ये गोस्टफ कैसल वाला जो अपने एफएम के अंदर चैप्टर नंबर 10 पढ़ा था ना, उसके है पीपीपी थ्योरी, ठीक है ना। आ गया ये, द चैनल और लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता रखे हैं, ठीक है। अब आपको यहां पे बताना है कि चैनल या लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कौन से होते हैं। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन लेवल क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लेवल या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब होता है जब आप जो है वो अपने सामान को किस तरीके से कस्टमर तक पहुंचाने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके, ये डायरेक्ट भी होता है और ये इनडायरेक्ट भी है। डायरेक्ट के अंदर तो आप बिना किसी इंटरमीडिएरी की मदद से पहुंचेंगे, डायरेक्टली मतलब प्रोड्यूसर डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचेगा बिना किसी इंटरमीडिएरी की मदद से। और जो इनडायरेक्ट चैनल है इसके अंदर जो है वो क्या होगा, प्रोड्यूसर बीच में पहले इंटरमीडिएरी को लेगा। इंटरमीडिएरी रिटेलर भी हो सकता है, होलसेलर भी हो सकता है, और आपका जॉबर भी हो सकते हैं, कुछ भी, और फिर आगे पहुंचेंगे किस पे, एंड कस्टमर पे, ठीक है। तो बोलता है चैनल या लेवल डिस्ट्रीब्यूशन कौन से, सबसे पहला डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल ये भी होता है जिसके अंदर बेसिकली आप कोई भी इंटरमीडिएरी को नहीं लेते, यस। ड्यूअल लेवल चैनल या सिंगल लेवल चैनल भी होते हैं, यस, जिसके अंदर आप जो क्या करोगे, एक लेवल रिटेलर को लोगे, और जो ड्यूल लेवल है इसके अंदर प्रोड्यूसर जो है पहले सामान देगा किसको, होलसेलर को, वो आगे देगा रिटेलर को, वो आगे देगा किसको, एंड बायर को। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। रिवर्स फ्लो चैनल भी होता है, यस। रिवर्स फ्लो चैनल के अंदर क्या है, इसमें यहां पे डायरेक्शन जो उल्टा हो जाएगा। अब कस्टमर जो है या तो दूसरे कस्टमर को सामान चेप देगा, या कस्टमर सामान को वापस देगा इंटरमीडिएरी को, और इंटरमीडिएरी वापस देगा किसको, प्रोड्यूसर को। जैसे वो होता है ना कि आपका जैसे सेल्स रिटर्न हो गया, ओके, तो सेल्स रिटर्न आप बोल सकते हो। तो रिवर्स फ्लो चैनल के अंदर बेसिकली जो वो क्या होती है, आपका सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो आंसर जो बनेगा ए बी एंड डी ओनली। आगे बढ़े, हु हैज गिवन अ न्यू स्कूल ऑफ थॉट नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल, किसने बोला था, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वर्ड जो वो दिया था हेनरी फेयोल ने, जैसे 14 प्रिंसिपल उन्होंने दिए थे। आगे यहां पे दे रखा है डिटरमिनेंट्स दे रखे हैं सर्विस क्वालिटी का, और उसके मीनिंग है आपको मैचिंग करना है। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब जब बायर जो है सॉरी जब सर्विस प्रोवाइडर विलिंग होता है क्या करने के लिए, हेल्प करने के लिए कस्टमर को, एंड प्रोवाइड प्रॉम्प्ट सर्विस, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। फिर एश्योरेंस का मतलब क्या, एश्योरेंस के अंदर हम नॉलेज एंड कर्टसी ऑफ द एम्प्लॉय एंड देयर एबिलिटी टू को ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। एम्पैथी के अंदर बेसिकली हम लोग जो है वो क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो है वो प्रोविजन ऑफ केयरिंग इंडिविजुअलाइज अटेंशन टू द कस्टमर, और टेंजिबल के अंदर बेसिकली हम लोग कस्टमर को सर्विस तो देंगे और साथ में उसको कुछ टेंजिबल बेनिफिट्स भी देंगे, जैसे फिजिकल फैसिलिटी हो गया, इक्विपमेंट हो गया, स्टाफ एंड कम्युनिकेशन मटेरियल हो गया, ये सब। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट। आ गया ये, हु हैज स्टेटेड द परफॉर्मेंस अप्रेजल, किसने ये बात बोली थी कि परफॉर्मेंस अप्रेजल भी ऑफन डीजनरेट इनटू अ डिसऑनेस्ट एंड रिचुअल। तो ये बोली थी आपके आर्मस्ट्रांग एंड मुरलीज ने, ये बात ध्यान रखना। आगे यहां कुछ आइटम है और कुछ हेड है, आपको जो है मैचिंग करना है। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ उसके ऊपर कोई ब्याज कमाया, तो वो क्या है आपका, लेकिन अभी मिला नहीं। इंटरेस्ट एक्रू कमा तो लिया लेकिन अभी मिला नहीं है, तो ये आपकी क्या करंट एसेट है, तो इसको ये है करंट एसेट अदर देन द, ये करंट एसेट है अदर देन करंट एसेट। फिर है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, ये क्या आपकी करंट लायबिलिटी। ट्रेडमार्क जो है वो क्या, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और स्टोर एंड स्पेयर जो है वो क्या आपकी करंट एसेट इन्वेंट्री है, ठीक है, इसमें आएगा।
यहां पे कुछ आपको टर्म देके आपको मैचिंग करना है। सबसे पहले स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है, जब ह्यूमन वांट जो है वो क्या है, ज्यादा है और उसको पूरा करने के लिए साधन जो है वो कम है, तो उसको बोलता है स्कार्सिटी। तो क्या है, द एक्सेस ऑफ द ह्यूमन वांट ओवर व्हाट कैन एक्चुअली बी प्रोड्यूस टू फुलफिल देयर वांट। कंजम्पशन का मतलब क्या, ये एक तरीका है किस तरीके से हम लोग गुड्स को जो क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। द एक्ट ऑफ यूजिंग गुड्स एंड सर्विस टू सेटिस्फाई वांट। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब जो वो क्या होता है, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम जो है वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं क्या, इकोनॉमिक एग्रीगेट द ओवरऑल लेवल ऑफ द प्राइस, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। ठीक है, तो यहाँ इकोनॉमी की बात की जाती है पूरी की पूरी। और एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या, टोटल अमाउंट ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी, उसको बोलते हैं हम लोग एग्रीगेट डिमांड। तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा, थर्ड। आगे, इन विच बुक एल्फ्रेड मार्शल हैज द फर्स्ट टाइम यूज द टर्म टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो ये कौन से बुक के अंदर उन्होंने जो है टर्म्स ऑफ ट्रेड वर्ड को जो यूज किया, वो था आपका प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, एल्फ्रेड मार्शल ने बुक छापी थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, वहां पे उन्होंने सबसे पहले टर्म ऑफ ट्रेड जो है इसको यूज किया था। फिर अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ द हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन द प्रॉपर सीक्वेंस। यार ये कितनी बार हमने कर लिया। हाइपोथेसिस का जब सेटिंग करते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेटअप करेंगे नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस को, जो H0 और H1 को हमने सेट कर लिया। फिर अब हम लोग एस्टैब्लिश यहाँ पे जो है वो क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, 1%, 5%, वटेवर कुछ भी। उसके बाद में हम लोग जो क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे स्टैटिक्स को, कर लिया जो भी आपका टेस्ट लगेगा वो हमने देख लिया। देन उसके बाद में हम लोग जो क्या करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे डिसीजन रूल। ठीक है, और लास्ट में परफॉर्म करेंगे कंप्यूटेशन एंड ड्रॉ ए कंक्लूजन। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है थ्योरी ऑफ मोटिवेशन प्रोपाउंडर दे रखा है। जो आपका नीड हियर की थ्योरी है वो किसने दिया था, एब्राम मास्लो ने। ईआरजी थ्योरी जो है वो दिया था किसने, एल्डरफर ने। और आपका साइको एनालिटिक थ्योरी जो दिया किसने, सिगमंड फ्रूड ने। और टू फैक्टर थ्योरी जो है वो दिया किसने, हर्शबर्ग ने। ठीक है, तो आंसर इसका जो बनता है वो क्या, सेकंड। ओके, अब ये हो गए अपने टोटल मिला के 90 क्वेश्चन। ओके, इसके अलावा आगे अगर आप देखोगे ना, ये देखो 91 से आगे ये सब 91 से लेके 95 और उसके बाद 96 से लेकर के 100, ये है आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब मैंने पता क्या सोचा है, मैंने ये सोचा कि इसको ना आपको बढ़िया तरीके से करवा देता हूं। कैसे, हम अभी जो वो क्या करेंगे, ये तो अपना खत्म हो गया ये लेक्चर। तो अब हम जो है वो 2000, ध्यान देना, 2019 में पहली बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था पेपर 2 में। ओके, पेपर 1 में तो शुरू से आ रहे हैं, पेपर 2 में सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था ना, तो जून 2019 का जो पेपर हुआ था वहां से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट हुए, पेपर नंबर 2 कॉमर्स में भी और मैनेजमेंट में भी। ओके, तो अब हम लोग जो क्या करेंगे, मैं एक लेक्चर आपको बना के दूंगा, उसके अंदर हम 2019 से लेकर के 2024 तक, आज तक जो भी पेपर हुए हैं पेपर 2 कॉमर्स के, उनमें जो भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आए हैं वो सब एक ही वीडियो के अंदर हम लोग कर लेंगे। ओके, तो एक वीडियो में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का अलग से आपको बना के दूंगा, जिसके अंदर हम जो है वो क्या करेंगे, आज तक बोले तो 2019 से 2024 तक पेपर 2 कॉमर्स में जो भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आए हैं उन्हें एक सेपरेट वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके, मैनेजमेंट के भी करवा दूंगा मैं, और ये कॉमर्स वालों के लिए भी हेल्प करेगा क्योंकि जनरली सिलेबस तो आपका कॉमन ही है। ओके, तो हम क्या करेंगे 2019 से 2024 से जितने भी एमसीक्यूज है उन सबको डिस्कस करेंगे जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। ठीक है ना, ये आया था पेपर। इस पेपर को अगर आप एनालाइज करोगे, 90 क्वेश्चन को अगर मैं लेके चलता हूं, क्योंकि 10 तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की होगी, 90 क्वेश्चन में से लगभग 80 क्वेश्चन एज इट इज यार वो है जो हमने पढ़े हुए हैं। ठीक है ना, और पेपर, और अभी जो लोग बोल रहे हैं ना कि अब तो पेपर बहुत मुश्किल आएगा, बहुत सारे लोग जो है वो, ये बहुत सारे बच्चों का फोन आ रहा है, बोल रहे हैं सर अब की बार तो सर पेपर बहुत मुश्किल आएगा, अब की बार तो पेपर बहुत इजी था, ये पेपर ठीक था, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब की बार पेपर इतना मुश्किल आएगा कि कोई कर ही नहीं पाएगा। भाई अभी भी बच्चे पास होंगे, अभी भी लोगों के जेआरएफ आएंगे, अभी भी लोग टॉप करेंगे, सब कुछ होगा। आप अपनी तैयारी करते रहो, अपनी कमियों पे काम करो, बस जो भी आपको लगता है आपकी कमी है उसके ऊपर वर्किंग करो, कमी को दूर कर लोगे तो अपने आप ही सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो अभी हम लोग जो है ये पेपर आपके साथ मुझे डिस्कस करना था, वो हमने लिया कर, पूरा का पूरा पेपर हमारा डिस्कस हो गया। पेपर नंबर 2 का 10 क्वेश्चन जो हमने छोड़े हैं वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, उसके लिए आपको मैंने बता दिया। हम क्या करेंगे 2019 से 2024 तक जो भी आरसी आई हुई है उसको डिस्कस करेंगे। अब कल से हम लोग जो है वो एक नए आपके मकसद के लिए हम काम करेंगे, और हमारा मकसद जो है वो एक ही है, हर बच्चे का जो भी मुझसे पढ़ रहा है उसका जो है वो क्या है, जेआरएफ है। चाहे वो पेड स्टूडेंट है, चाहे वो यूट्यूब पे फ्री वीडियो से पढ़ रहा है, तो आपका जेआरएफ लेके आना हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इसको अपने को करना है हर हाल के अंदर। तो आप बस अब जो है वो लग जाओ, कल से पेपर नंबर 1 भी हम साथ के साथ में स्टार्ट करेंगे। ओके, और नए बैच का भी अनाउंसमेंट जो है वो मैं जल्दी कल या परसों के अंदर मैं कर दूंगा। ओके, तो जो दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जो है वो बहुत सारी चीजें हम लेके आ रहे हैं। ओके जी सर, चलो ये था अपना पेपर जो मैंने डिस्कस करना था, ये हमने कर लिया। बाकी का टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।